दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मानव निर्मित ऐसी कौन सी चीज है जो आज अनंत ब्रह्मांड में अपने अनंत सफर पर है, और यदि हमें उसे मानवता का दूत कहा जाए, तो वह कौन सा दूत है जो मानवता का संदेश लेकर, जो जीवन का संदेश लेकर, जो पृथ्वी का संदेश लेकर दूसरे ग्रहों की तलाश और दूसरी सभ्यताओं और जीवन से भरी पूरी दुनिया की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है? तो सबसे पहला नाम आपके मन में एक ही आएगा, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। यानी कि वॉयेजर बंधु ही वो अंतरिक्ष मुसाफिर हैं जो हमारा संदेश लेकर पिछले 43 सालों से लगातार अनंत ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां उस संदेश को कोई सुनने वाला हो, उस संदेश का कोई जवाब देने वाला हो। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे कि वॉयेजर मिशन को अभी तक कैसे जिंदा रखा है और क्यों इन्हें जिंदा रखने के पीछे क्या कहानी है, क्यों इनके जिंदा रहने की हमें जरूरत है, और क्या ये जिंदा रहकर हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसे जानने के लिए मनुष्य पिछले कई शताब्दियों से कोशिश कर रहा है। उससे बड़ी बात है कि वॉयेजर मिशंस को लॉन्च करने के बाद इनके काम बदल गए। यानी वॉयेजर मिशन को सिर्फ 5 साल के मिशन के लिए ही तैयार किया गया था। फिर कैसे स्पेसक्राफ्ट 50 साल बाद भी इंटरस्टेलर स्पेस के सबसे हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा है? आखिर वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो नासा के इन स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल की गई है? और कई बार तो नासा यह भी कह चुका है कि हमारा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट चुका है, लेकिन इन सभी को समय समय पर नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को नए अपडेट के जरिए करेक्ट कर लिया है। वो भी पृथ्वी से 20 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे स्पेसक्राफ्ट को, जबकि न तो इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है और न ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आप बिल्कुल ये जान पाएंगे कि कैसे नासा ने इन मिशंस को जिंदा रखा है और कैसे ये 50 साल बाद भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। साल 1977 वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च किए गए। तब नासा का सबसे पहले इनको लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव केवल 5 साल का ही मिशन था। यानी कि नासा चाहती थी कि 5 साल तक बस काम कर जाए, जिसमें जुपिटर और सैटर्न और उनके मून्स को एक्सप्लोर करना था। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और उनके चंद्रमाओं पर गहनता से अध्ययन करना ही इनका मूल काम था। जब वॉयेजर मिशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हमें जुपिटर और सैटर्न की कई डिटेल्स इमेज मिल गई। इसके बाद भी स्पेसक्राफ्ट सही हालात में था, इसलिए नासा ने इन्हें यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेज दिया। अरुण और वरुण ग्रह के बाद इनका सफर शुरू होता है, जिसके बाद साल 1986 से 1989 तक वॉयेजर 2 ने यूरेनस से नेपच्यून की भी फ्लाई बाय कंप्लीट कर ली। अब नासा ने यह भी नहीं सोचा था कि मिशन इसके बावजूद भी रनिंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन यह था और तेजी से ऊट क्लाउड की ओर बढ़ रहा था। इसे देखकर नासा को यह यकीन था कि स्पेसक्राफ्ट अपनी काबिलियत से काफी ज्यादा आगे बढ़कर है और उनके जरिए इंटरस्टेलर मिशन किए जा सकते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई वॉयेजर के इंटरस्टेलर मिशन की, जहां से ये सोलर सिस्टम के बियॉन्ड इंटरस्टेलर स्पेस की ओर अपने सफर की ओर निकल पड़े थे। दिसंबर 2004 वॉयेजर 1 ने अपने टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस किया। टर्मिनेशन शॉक सोलर सिस्टम में एक ऐसी बाउंड्री है जहां इंटरस्टेलर रेडिएशन पहुंचने के कारण और इनसे इंटरेक्शन के कारण सोलर विंड स्लो डाउन होकर काफी डेंस हो जाती है। और अगस्त 2007 में वॉयेजर 2 भी टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस कर लेता है। इसके बाद इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की एज यानी कि किनारा कही जाने वाली लेयर यानी कि हेलियोपोज की ओर अपने सफर की शुरुआत कर दी। हेलियोपोज की बात करें तो सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के कारण पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड बना एक प्रैक्टिकल बबल है जो कॉस्मिक रेडिएशन से हमारे सोलर सिस्टम और इसके अंदर मौजूद हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। सालों के सफर के बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हेलियोपोज को क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर में एंट्री मार ली और 5 नवंबर 2018 वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर में एंट्री करके इसे ज्वाइन कर लिया। और इस तरह वॉयेजर 1 ऐसा पहला मैनमेड स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर पाया। और आज भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस रिलेटेड डेटा पृथ्वी पर भेज रहे हैं। यानी कि हम एक ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी भेज रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और शायद ये दोनों मुसाफिर वहां पर नहीं होते तो हम आज भी इनके बारे में कुछ नहीं जानते। इस समय वॉयेजर 1
पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर और वॉयेजर 2 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के इंजीनियरिंग में ऐसा क्या था जो इन्हें इतने समय तक इंटरस्टेलर स्पेस में जिंदा रखे है? एक ऐसा वातावरण जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसमें ये 50 साल तक जिंदा कैसे हैं, जबकि ये मिशन तो केवल 5 साल के ही डिजाइन किए गए थे। इंजीनियरिंग ऑफ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिनकी स्टोरेज मेमोरी केवल 70 किलोबाइट्स है, यानी केवल 70 KB। लेकिन इसके लिए ये मेमोरी काफी है। अब बात करते हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट और उनके कंप्यूटर की। दोनों वॉयेजर मुख्यतः 3 कंप्यूटर पर काम करते हैं, जिसमें पहला कंप्यूटर स्पेसक्राफ्ट के मेजर इंस्ट्रूमेंट स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा कंप्यूटर है जिसे एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सब सिस्टम नाम दिया गया है। इसका केवल एक काम है अर्थ के रेस्पेक्ट में वॉयेजर की 3.7 मीटर फीट के कम्युनिकेशन एंटीना को हमेशा अर्थ की ओर पॉइंटेड रखना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि अगर वॉयेजर का एंटीना अर्थ की ओर नहीं रहेगा तो इससे कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वॉयेजर के तीसरे कंप्यूटर का काम इसमें लगे वाइड एंगल और नैरो एंगल लेंस के कैमरा द्वारा खींची गई और अंदर साइंटिफिक डेटा को स्टोर करना है। पर आखिर वो कौन सा एनर्जी सोर्स है जो वॉयेजर के इन कंप्यूटर को 40 साल से लगातार रन कर रहा है? इन इंटरस्टेलर ट्रेवलर्स के कंप्यूटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को फ्यूल सोर्स के रूप में लगाया गया है, जो रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम 238 आइसोटोप के डिके होने से बनी हीट को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है, जिससे ये 157 वाट की इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है। इस पावर से आप अपने फोन और लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। नासा काफी लकी भी रहा, क्योंकि 1977 में 196 साल के बाद हमारे सोलर सिस्टम के 4 बड़े गैस जाइंट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नासा ने अपने दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को एक के बाद एक साल 1977 में ही लॉन्च कर दिया, जिससे ये लॉन्च के बाद जब एक गैस जाइंट के पास पहुंचे तब इन्हें एक्सप्लोर करने के बाद उनकी ग्रेविटी की मदद से अपने स्लिंग शॉट्स करते हुए अपनी स्पीड को भी आगे बढ़ाते गए, वो भी अपने थ्रस्ट्स को न के बराबर प्रयोग करके। इसलिए इनका फ्यूल एंड थ्रस्ट इतने सालों तक चल सकते हैं, यानी कि जो ईंधन इन्हें थ्रस्ट यानी कि इनको बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होना था, वो ईंधन इनका पूरा का पूरा बच गया। और सबसे ज्यादा ईंधन बूस्टिंग में ही लगता है। अब धीरे धीरे इस्तेमाल करने की वजह से इनका ईंधन आज तक चला जा रहा है। हर एक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स लगे हैं, जिसमें 8 मेन थ्रस्टर हैं और बचे हुए 8 बैकअप थ्रस्टर हैं। लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के 8 मेन थ्रस्टर्स पहले ही खराब हो चुके हैं और अभी दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने लास्ट बैकअप थ्रस्टर पर चल रहे हैं। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बैकअप थ्रस्टर लॉन्च के बाद से ही 37 साल तक बंद थे। ऐसे में काम करेंगे या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों को डाउट था। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई चीज 37 साल तक इस्तेमाल ही नहीं की गई है और जब उसको चलाने का वक्त आया तो वो चलेगी या नहीं, इस पर तो डाउट होना ही था। लेकिन इनकी इंजीनियरिंग इतनी बेहतर थी कि जब इतने साल बाद इन्हें ऑन होने की कमांड दी गई तो तुरंत ऑन हो गए और आज उनकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। पहले आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आज की तरह सिलिकॉन चिप पर काम नहीं करता है, बल्कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में कंप्यूटर कमांड सब सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक मेटल प्लेट वाइड बेस्ड मेमोरी होती है जो बाइनरी बिट्स फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। अब इसी मेटेलिक प्लेट की मेमोरी से दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपने इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर नासा को वॉयेजर के किसी इंस्ट्रूमेंट फंक्शन को चेंज करना है या उनके प्रोग्राम में आए किसी एरर को सॉल्व करना हो, तब ऐसी कंडीशन में नासा अपने कंप्यूटर को एक नए कोड के साथ अपग्रेड करता है। पर अर्थ से कैसे इन कंप्यूटर को अपग्रेड किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आपने जाना कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, क्योंकि वॉयेजर के कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है और न ही इसमें इतनी जगह है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सके। इसलिए नासा डायरेक्टली बाइनरी में ही इसे भेजती है। लेकिन यह भी समस्या है क्योंकि हम इंसान मशीन की इन बाइनरी लैंग्वेज को सीधा नहीं लिख सकते। तब 1977 में इन कंप्यूटर को तैयार किया गया था। तब इन बाइनरी बिट्स को उस समय प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली से लिखा गया था, क्योंकि ये लॉ की ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन की बाइनरी कोड लैंग्वेज के काफी करीब है।
इसलिए नासा के इंजीनियर वॉयेजर के कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए पहले सारी कमांड और अपडेट असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर इन्हें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके नासा के डीप स्पेस नेटवर्क की वजह से 16 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से अर्थ से कई बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर में ट्रेवल कर रहे हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की ओर भेज देते हैं, जहां से डेटा वॉयेजर के हाईग्रेन एंटीना द्वारा रिसीव किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर उस डेटा को इंस्टॉल करके अपने पुराने बाइनरी कोड बिट्स की पोजीशन इस नए डेटा के साथ रिप्लेस कर देता है। और इस तरह नासा ने अपने अपग्रेड के जरिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में आ रही कई एरर और इस चीज को सही करके इसे स्पेस में खोने से हर बार बचाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एक दिन जरूर हमें ऐसी खबर देंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर हम चौंक जाएंगे? क्या कभी रिप्लाई आएगा किसी ऐसी सभ्यता का जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ढूंढ लेंगे, या फिर यह हमारे लिए कोई खतरा ला सकता है?